Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our 131वां मेरा ख्याल 131st webinar, and this webinar we are starting with collaboration of our different societies, and a very important topic today is Professor Assistant Professor Dr. Liaquat Saab, consultant gastroenterologist, Jinnah International Hospital, Women Medical and Dental College, Ahmedabad. Over to you, Dr. Liaquat. Bismillahirrahmanirrahim. Well, I'm Dr. Liaquat Khurshid, and I'm working as assistant professor in Women Medical College and also as a consultant gastroenterologist in Associated Jinnah International Hospital. So today I selected a very common topic, and common in the sense that most of the patients who are visiting in gastroenterology or medical OPDs suffering from dyspepsia, and also H. pylori is very common in Pakistan. So I selected this topic because of the so many patients. So topic is management of dyspepsia and H. pylori infection. So these are two different but interrelated topics. So because the major cause of dyspepsia is H. pylori, so I thought that I will cover both the dyspepsia as well H. pylori infection. अच्छा dyspepsia को different times में different अंदाज में define किया गया, काफी different ऐसी definitions आती गई, इसमें बहुत सारे symptoms को include किया गया, कोई standard definition तक पहुंचने से पहले different way में इसको define किया गया. पहले एक टाइम था, ये रोम 2 क्राइटेरिया डेफिनेटली एक क्राइटेरिया बनाया गया था जिसमें उन्होंने डिस्पेप्सिया को कैसे डिफाइन किया कि क्रॉनिक और रिकरेंट पेन और डिस्कम्फर्ट सेंटर्ड इन द अपर एब्डोमेन. तो ये एक डेफिनेशन थी जो रोम 2 क्राइटेरिया. इससे पहले एपिगेस्ट्रिक पेन, बर्निंग, उन सिम्टम्स को डिफरेंटली उसमें डिफाइन किया जाता था, लेकिन फिर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया ही रोम 2 क्राइटेरिया के फॉर्म में कि क्रॉनिक पेन और डिस्कम्फर्ट विच इज सेंटर्ड इन द अपर एब्डोमेन. सो दिस वाज डिफाइंड एज डिस्पेप्सिया. लेकिन इसके बाद फिर एक और डिफिनीशन उन्होंने की जो थोड़ी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी, और वो डिफिनीशन उसमें उन्होंने जो मेजर सिम्टम्स हैं डिस्पेप्सिया उनको इनकॉर्पोरेट किया, और उसके बाद डिस्पेप्सिया को समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो गई. तो ये रोम 2 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ये डिफिनीशन थी क्रॉनिक रिकरेंट पेन और डिस्कम्फर्ट. सो इन रोम 3 क्राइटेरिया डिस्पेप्सिया को ऐसे डिफाइन किया गया कि dyspepsia is defined as a presence of one or more dyspepsia symptoms that are considered to originate from gastroduodenal origin. तो पहले अपर एब्डोमेन का लफ्ज यूज किया गया था, तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया कि नॉट अपर एब्डोमेन में तो और बहुत सारी चीजें होती है, तो उन्होंने कहा नहीं, गैस्ट्रोड्यूडेनल ओरिजिन के जो सिम्टम्स होते हैं तो उनको डिस्पेप्सिया में इंक्लूड किया गया. तो दिस वाज द रोम 3 क्राइटेरिया फॉर डिस्पेप्सिया. तो इसकी डिफिनीशन थी कि एनी सिम्टम which are arising from gastroduodenal origin. So four major symptoms उन्होंने कंसंट्रेट किया कि इनमें से एक सिम्टम होना चाहिए. पेशेंट में हो पोस्टप्रेंडियल फुलनेस, पेशेंट में हो अर्ली सेटाइटी, एपिगेस्ट्रिक पेन और एपिगेस्ट्रिक बर्निंग. ये 4 सिम्टम्स है जो उन्होंने कहा कि इनमें से कोई एक, वन और मोर देन वन, इनमें से कोई भी सिम्टम्स होंगे तो उसको हम डिस्पेप्सिया लेबल करेंगे. तो पोस्टप्रेंडियल फुलनेस, अर्ली सेटाइटी, एपिगेस्ट्रिक पेन और एपिगेस्ट्रिक बर्निंग. तो इन चारों में से कोई एक या मोर देन वन सिम्टम अगर मौजूद होगा तो वी विल से दैट द पेशेंट इज हैविंग डिस्पेप्सिया. अच्छा, ये कोई एडिशनल सिम्टम्स भी हैं. अब चूंकि एक पूरा सिंड्रोम है डिस्पेप्सिया, लेकिन उसमें अब रोम क्राइटेरिया में तो 4 मेजर सिम्टम्स उन्होंने किया और उन्हीं पे हम उसको डायग्नोज करेंगे या लेबल करेंगे. लेकिन एडिशनली डिस्पेप्सिया में क्या हो सकता है, उसमें ब्लोटिंग भी हो सकती है, एनोरेक्सिया भी हो सकता है, लास्ट sometimes it is associated with nausea and vomiting, and sometimes it is associated with belching. कुछ पेशेंट्स को ओवरलैप हो सकता है गर्ड के साथ, हार्टबर्न और रिगर्जिटेशन भी हो सकती है, लेकिन वो ओवरलैप के फीचर्स में आएंगे. प्रॉपर डिस्पेप्सिया की डिफिनेशन में हार्टबर्न और रिगर्जिटेशन नहीं आते, लेकिन बास पेशेंट को डिस्पेप्सिया और गर्ड दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं. और समटाइम आईबीएस फंक्शनल डिसऑर्डर्स में फिर 2-3 डिसऑर्डर्स भी अक्सर कॉमन हो सकते हैं. अच्छा, epidemiology, very common problem in the population. 10 to 45% of general population is affected by dyspepsia.
और यूएस का उन्होंने कहा 65% है, एनुअल इंसिडेंट्स 1 to 6%। सो पाकिस्तान में ये कि 40 to 50% पेशेंट विजिटिंग जीआई क्लिनिक्स आर सफरिंग फ्रॉम डिस्पेप्सिया, सो इट इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, डिस्पेप्सिया को फिर हम लेबल तो हमने कर दिया कि 4 सिम्टम्स हों, उसमें से एक या एक से ज्यादा हो तो फिर हम उसको डिस्पेप्सिया में डिफाइन करेंगे। अच्छा, उसमें एपिगेस्ट्रिक पेन, बर्निंग, पोस्टप्रांडियल फुलनेस और अर्ली सेटाइटी, इनमें से कोई एक सिम्टम या एक से ज्यादा होगा तो उसको हम डिस्पेप्सिया कहेंगे। फिर अब इसको आगे हम सब क्लासिफाई करते हैं कि अब डिस्पेप्सिया जो है, एक होते उसको हम सबसे पहले तो जब तक उसकी डायग्नोसिस सिर्फ सिम्टम की बेस पे होती है उसको हम कहते हैं अनइन्वेस्टिगेटेड डिस्पेप्सिया, के सिम्टम्स तो उसके डिस्पेप्सिया के हैं लेकिन उसका हमने कोई वर्कअप नहीं करवाया गया, तो उस टाइम तक वो अनइन्वेस्टिगेटेड डिस्पेप्सिया है। तो इन्वेस्टिगेशंस में अब अगर हम देखेंगे आगे तो उसको फिर 2 में डिवाइड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्कोप। अब हर पेशेंट में एंडोस्कोपी नहीं होती, वो आगे जाकर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पेशेंट में एंडोस्कोपी की इंडिकेशन होती हैं और कौन से में एंडोस्कोपी के बगैर हम ट्रीट करते हैं डिस्पेप्सिया को। लेकिन जब हम उसको डिफाइन करेंगे उसमें ऑर्गेनिक कॉजेज में और फंक्शनल डिस्पेप्सिया, जो इसकी मेजर 2 आगे जाके आ जाएंगी क्लासेस, तो उसमें फंक्शनल डिस्पेप्सिया लेबल करने से पहले हमने एंडोस्कोपी फिर जरूरी होती है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कॉजेज को एक्सक्लूड करना जरूरी होता है। तो डिस्पेप्सिया में ऑर्गेनिक कॉजेज देखने के लिए एंडोस्कोपी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके अलावा कुछ और बेसिक टेस्ट भी हैं, वो भी आगे हम इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको जस्ट क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि इसको हम डिस्पेप्सिया को आगे 2 में डिफाइन कर लेंगे। एक होगा ऑर्गेनिक कॉज का डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया ड्यू टू ऑर्गेनिक कॉजेज, और दूसरा होगा फंक्शनल डिस्पेप्सिया। अब ऑर्गेनिक कॉजेज में कोई भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है, वहां पे एसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोपेरिसिस, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक, देयर विल इवन गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसीज, कैंसर वगैरह, लिम्फोमा, तो ये सारे जो वो सिम्टम प्रोड्यूस करेंगे एपिगेस्ट्रिक पेन वाले, बर्निंग वाले, तो उसमें ये हम कहेंगे दिस इज डिस्पेप्सिया बिकॉज ऑफ सम ऑर्गेनिक रीजन, ऑर्गेनिक कॉज। लेकिन sometime we perform endoscopy, patient is having dyspeptic symptoms, when we perform endoscopy there is no pathology in the stomach, ठीक है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, अल्सर नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल स्टोमिक होता है, लेकिन पेशेंट को डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। एक होता है ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया और दूसरा होता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। तो इसकी बेस पे फिर फंक्शनल डिस्पेप्सिया को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, वो आगे में डिस्कस करता हूँ। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया क्या होता है? फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है कि प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डिस्पेप्सिया सिम्टम्स दैट आर कंसिडर्ड टू ओरिजिनेट फ्रॉम गैस्ट्रोड्यूडेनल ओरिजिन रीजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक, सिस्टेमिक और मेटाबॉलिक डिजीजेस दैट आर लाइकली टू एक्सप्लेन द सिम्टम्स। तो हम फंक्शनल तब लेबल करेंगे कि जब हमें डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स मिलेंगे लेकिन उसमें कोई भी ऑर्गेनिक, सिस्टेमिक और मेटाबॉलिक काज नहीं हो। हम ऑल दी कॉजेस को एक्सक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड करने के बाद फिर हम लेबल करेंगे पेशेंट इज हैविंग फंक्शनल डिस्पेप्सिया। जब तक हम ऑर्गेनिक कॉजेस को एक्सक्लूड नहीं करेंगे उस टाइम तक हम पेशेंट को फंक्शनल डिस्पेप्सिया लेबल नहीं कर सकते। और फंक्शनल डिस्पेप्सिया, अब जैसे हमने कहा डिस्पेप्सिया बहुत कॉमन है, 40% 50% पॉपुलेशन सफरिंग विच विजिट्स द जीआई क्लिनिक्स इज सफरिंग फ्रॉम द डिस्पेप्सिया। तो डिस्पेप्सिया में फिर ज्यादा कॉमन फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है, लाइक 60-70% ऑफ पेशेंट हैविंग डिस्पेप्सिया आर रिलेटेड टू फंक्शनल डिस्पेप्सिया। Accounts for 50 to 60% of all dyspepsia cases. 40 to 60% patients with dyspepsia evaluated with AGD will have normal findings. तो ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया जो नॉर्मल फाइंडिंग उनको फंक्शनल डिस्पेप्सिया लेवल करेंगे, तो 50 to 60% पेशेंट जो हैं वो फंक्शनल डिस्पेप्सिया को होते हैं, ऑफन क्रॉनिक एंड इंटरमिटेंट सिम्टम्स, और more than 75% patients have aggravation of symptoms after meals. डिस्पेप्सिया के ये कैरेक्टर्स मोस्टली पेशेंट को मील के साथ एग्रेवेशन होती है सिम्टम्स की। तो सब ग्रुप्स जैसे हमने पहले क्लासिफाई किया कि हम 2 में ऑर्गेनिक और फंक्शनल में करते हैं, फिर फंक्शनल जो है उसके आगे फर्दर 2 सब ग्रुप से डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है डिस्पेप्सिया की? तो अब ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया, अब पैथोफिजियोलॉजी में या तो ऑर्गेनिक काज होगी पेशेंट की, कोई लीजन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, अल्सर होगा, या पेशेंट को फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया की जो मैकेनिज्म होते हैं, वो अब कॉज उसमें अंदर कोई नहीं होती, लेकिन उसमें डेफिनेटली जो स्टोमिक का
मोटिलिटी है, उसकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसकी विजुअल सेंसिटिविटी है, तो ये चीजें उसमें कंप्रोमाइज्ड होती हैं। तो उसमें एक तो जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स आते हैं, तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें आते हैं। लास्ट टाइम एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है वो ऑर्गेनिक काजेज से भी रिलेटेड होती है, वो पेशेंट को अल्सर भी करती है, गैस्ट्राइटिस करती है, इवन लिम्फोमा और गैस्ट्रिक कैंसर के साथ रिलेटेड है। लेकिन समटाइम स्टोमिक नॉर्मल होता है और एच पाइलोरी की वजह से डिस्पेप्सिया होता है, अदरवाइज कोई और ऑर्गेनिक कॉज नहीं होती, तो वो डिस्पेप्सिया भी इसके साथ रिलेटेड हो सकता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी उससे रिलेटेड हो सकता है। दूसरा विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी होती है इन पेशेंट में, जो पेशेंट सफर इनको फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है। और इम्पेयर्ड एकोमोडेशन और कंप्लायंस, ये जो डिलेड गैस्ट्रिक एम्पिंग, देखिए गैस्ट्रिक डिसरिथमियास, तो अब जो स्टोमिक का रिस्पांस होता है, नॉर्मल रिस्पांस जब हम फूड इनटेक करते हैं, तो वो एक नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होता है, तो उसमें अल्ट्रेशंस होती हैं। जैसे अब फूड की परसेप्शन होती है, फूड का इनटेक होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि फंडस इनिशियली रिलैक्स करता है टू अकोमोडेट द फूड, फिर उसके बाद वो गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी होती है, जो एंट्रल और पाइलोरस की मूवमेंट्स होती हैं, जो उसको कायम में कन्वर्ट करती है, और लेटर ऑन वही मूवमेंट्स उसको आगे पुश करती है, तो सिंक्रोनाइज मूवमेंट होती है। तो बास्ट टाइम फिर ये फंक्शनल डिस्पेप्सी वाले पेशेंट में डिसरिथमियाज होते हैं, नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं होती हैं, विजुअल हाइपरसेंसिटिविटी होती है, फंडल रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होती। तो इन सारी चीजों के साथ जो है वो डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स आते हैं। अनइन्वेस्टिगेटेड मैंने बता दी कि जब तक वर्कअप नहीं होगा उसको हम अनइन्वेस्टिगेटेड लेवल करेंगे। तो ये हमने नॉर्मल जो उसका बताया गया, और नीचे पर नॉर्मल चीजें भी मैंने मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल जो ये होता है कि परसेप्शन ऑफ फूड, फिर उसके बाद फंडस रिलैक्सेशन टू अकोमोडेट, एंड देन एम्प्टिंग विद सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट ऑफ द एंट्रम। लेकिन जो फंक्शनल डिस्पेप्सी में एबनॉर्मलिटीज, तो उसमें क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी टू गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इम्पेयर्ड एकोमोडेशन, अनसुप्रेस्ड फेजिक कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी होती है स्टोमिक की, और एबनॉर्मलिटी ऑफ गैस्ट्रिक इलेक्ट्रिक रिदम हो सकती हैं, डिलेड एम्प्टिंग है, और ड्यूटेनल लिपिड और एसिड हाइपरसेंसिटिविटी, small intestinal dysmotility. These are all the physiological, pathophysiological abnormalities which are found in functional dyspepsia. So normal physiology इसमें थोड़ी सी impair होती है। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया को सब क्लासिफाई, अब जैसे हमने डिस्पेप्सिया को क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिक कॉजेज डिस्पेप्सिया और दूसरा फंक्शनल डिस्पेप्सिया, फंक्शनल डिस्पेप्सिया को फर्दर हम क्लासिफाई दो में करते हैं। देखिए इसके 4 सिम्टम्स है डिस्पेप्सिया के, एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग, पोस्टप्रेंडियल फुलनेस और अर्ली सैटिस्फैक्टी। तो इन सिम्टम्स की बेसिस पे हम उसको दो में क्लासिफाई कर लेते हैं। वन इज एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम, इसमें 2 सिम्टम्स आते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन आती है और बर्निंग आती है। और दूसरा जो होता है पोस्टप्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो पोस्टप्रेंडियल डिस्ट्रेस में प्रिडोमिनेटली पेशेंट को अर्ली सैटिस्फैक्टी होती है और उसके पोस्टप्रेंडियल फुलनेस होती है। तो ये दो में हम एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम में और पोस्टप्रेंडियल फुलनेस पोस्टप्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम में डिफाइन किया जाता है। और बाय डेफिनेशन पेशेंट को डिस्पेप्सिया लेवल करने से पहले ऑल क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर 3 months विद सिम्पटम्स ऑनसेट एट लीस्ट 6 months बिफोर डायग्नोसिस। तो सिम्पटम ऑनसेट शुड बी 6 months बिफोर डायग्नोसिस एंड दीज क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड फॉर एट लीस्ट 3 months। तो तब हम लेबल करेंगे पेशेंट इज हैविंग डिस्पेप्सिया। So psychological factors are very important in functional dyspepsia. Usually patient is having a history of anxiety, depression, or drug abuse, somatization, or increased number of stressful life events 6 months prior to development of symptoms. तो ये functional dyspepsia की एक पैथोफिजियोलॉजी में एक important factor होता है psychological distresses. So कॉमन कॉजेज में जो आते हैं एक तो फंक्शनल है, उसके अलावा जो ऑर्गेनिक कॉजेज में पेप्टिक अल्सर आता है, गैस्ट्रिक एसोफेजियल मैलिग्नेंसीज आती हैं, गैस्ट्राइटिस आता है, एंड समटाइम अदर प्रॉब्लम्स लाइक पैंक्रियाटिक और बिली प्रॉब्लम्स प्रेजेंट सिम्टम्स व्हिच आर लाइक डिस्पेप्टिक सिम्टम्स, उनमें भी एपिगैस्ट्रिक पेन, फुलनेस, ये चीजें हो सकती हैं। तो एसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक कैंसर, पैंक्रियाटिक बिलियरी डिसऑर्डर्स, ये टिपिकल डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स नहीं भी करें तो फिर भी इनके साथ यूजुअली एसोसिएशन डिस्पेप्सिया की होती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज बहुत कॉमन। अब ये जो डिस्पेप्सिया की ऑर्गेनिक काजेस को हम डिस्कस, अब पहले हमने फंक्शनल डिस्पेप्सिया उसकी टाइप्स ही बता दिए जिसमें कोई ऑर्गेनिक काज ना हो। तो ऑर्गेनिक काजेस में मोस्ट कॉमन जो है पेप्टिक अल्सर है और गैस्ट्राइटिस है। तो 5 to 15% पेशेंट विद डिस्पेप्सिया, and these are declining in the prevalence. Peptic ulcers are decreasing in prevalence. Why? Because there is early diagnosis of the patient, and there are high potency PPIs now available which deals with the gastritis and ulcers effectively, and also
there is effective treatment of H. pylori infection. So जो पेप्टिक अल्सर की मेजर कॉजेज हैं उसमें NSAID यूज है और H. pylori infection आता है। पेप्टिक अल्सर मेजर काज उसमें यही सिम्टम जो डिस्पेप्सिया वाले होंगे वो सारे मौजूद होंगे, और एडिशनली इसके साथ कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस पेप्टिक अल्सर की हो सकती हैं अगर पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस ना हो। तो मेजर कॉम्प्लिकेशन जो पेप्टिक अल्सर की होती हैं उसमें अल्सर के रिलेटेड ब्लीड हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, एंड सम टाइम देयर इज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। वो आपकी जो पेप्टिक अल्सर उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन मोस्टली पेशेंट कॉम्प्लिकेशन से पहले ही प्रेजेंट कर जाते हैं और अर्ली उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। H. pylori present in 30 to 60% of functional dyspepsia patients. अच्छा, GERD और डिस्पेप्सिया दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन बास टाइम ये होता है कि GERD और डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। बास पेशेंट में दोनों प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियसली मौजूद होते हैं। GERD में टिपिकल फीचर्स जो होते हैं वो एपिगेस्ट्रिक बर्निंग, हार्ट बर्न होता है और रिगर्जिटेशन होती है, जबकि डिस्पेप्सिया में एपिगेस्ट्रिक पेन और एपिगेस्ट्रिक बर्निंग होती है। तो सम टाइम पेशेंट को एपिगेस्ट्रिक पेन और बर्निंग के साथ हार्ट बर्न का इशू भी आ रहा होता है, रिगर्ज के भी होते हैं। तो दीज आर सम टाइम ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स इन द पेशेंट्स, और एसोफेजाइटिस वगैरह के साथ सम टाइम डिस्पेप्टिक सिम्टम्स ही आते हैं। Malignancy 1% of dyspeptic symptoms, gastric or esophageal cancers, declining incidence of gastric cancer because of effective treatment of H. pylori infection and other risk factors. And also there is early diagnosis and proper management. Pancreatic biliary disorders, colitis is not associated with classic dyspeptic symptoms. Like sometimes it presents with the pain, and we have to work up for whether patient is having dyspepsia or patient is having some pancreatic or biliary problem. So we investigate these patients to further define whether the patient is having some biliary or pancreatic disease, or patient having gastroduodenal problem. Some medications are also associated with dyspeptic symptoms. These are like acarbose, aminosalicylate, colchicine, digitalis, estrogen, ethanol, iron, levodopa, and also orlistat, potassium chloride, theophylline, and sildenafil. These medicines are also associated with dyspeptic symptoms. NSAID is the major cause of dyspepsia, gastric ulcers. These are the major causes, and mainly the stomach ulcers are also related to NSAID. Two major causes of the stomach ulcers and gastritis, and also duodenal ulcer, is H. pylori infection and NSAID. These are the major two risk factors. Okay, when we define the patient is having dyspepsia, now we further want to investigate the patient. So all the investigation depend on two things: whether one is the patient age, whether patient is above 60 or below 60. That's important factor. And the other is whether patient is having simple dyspeptic symptoms or patient is having some alarm features. Dyspeptic symptoms are major 4 symptoms and also other associated symptoms in the absence of alarm features. But sometimes patient is having some alarm features along with the major symptoms of the dyspepsia. तो जो मेजर सिम्टम्स हैं वो 4 एपिगेस्ट्रिक पेन, बर्निंग, अर्ली सैटिस्फैक्टरी, पोस्ट-पैरेटरी फुलनेस, वो हो तो वो टिपिकल डिस्पेप्टिक सिम्टम्स होते हैं। लेकिन उसके साथ पेशेंट को अगर एडिशनल कोई प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है जो हम उसको अलार्म फीचर्स में डिफाइन करेंगे, रेड फ्लैग साइंस हम कंसीडर करेंगे, उसमें एक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, देन इज द ब्लीडिंग, थर्ड वन इज द एनीमिया which may present patient as covert bleeding. Early statitis are typical features, and also patient is if having progressive dysphagia, so unexplained weight loss, overt bleeding, anemia. If patient is difficulty in swallowing, or the patient is having persistent vomiting, or patient is having jaundice in combination with the dyspeptic symptoms, and the patient is, if the patient is lymphadenopathy, or the patient has previous family history of GI malignancy, we have to mark this patient is having alarm features or red flag signs, and we have to investigate them properly. And the major investigation these patients will include barium swallows and endoscopy, along with other tests like H. pylori and CT scan. So a patient, if this patient is having alarm features, we have to go for proper investigation, including EGD. So how we will manage dyspepsia? Again, this depends on whether the patient is having simple dyspeptic features or the patient is also having alarm features. So if the patient is not having any alarm features,
we will do two things. If the patient is having typical dyspeptic symptom in the absence of any alarm features, we will do simply previously it was considered that H. pylori testing is not required in all the cases because we will defining the population based on the prevalence of H. pylori. उस टाइम ये देखा जाता है कि एक सोसाइटी है या एक कंट्री है उसमें H. pylori की प्रिवेलेंस कितनी है. अगर 20% से ज्यादा पॉपुलेशन इफेक्ट होती थी H. pylori से तो फिर वहां पे टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी अप्लाई होती थी कि पेशेंट्स को पहले आप H. pylori के लिए इन्वेस्टिगेट करें और फिर आप H. pylori को एडिकेट करें. और अगर पॉपुलेशन की प्रिवेलेंस लेस देन 20% तो उसमें ये था कि आप डायरेक्ट एम्पेरिकल पीपीआई ट्रीटमेंट उनको स्टार्ट करवा दें. लेकिन अब थोड़ा सा अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने अपनी गाइडलाइंस चेंज की हैं. अब वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट विच इज हैविंग dyspeptic symptom should be investigated and treated for H. pylori infection. So again इसमें देखें तो uninvestigated dyspepsia previously empirical therapy उसको दी जाती थी. टेस्ट दो चीजें होती, या तो empirical therapy होती या टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी होती थी. और टेस्ट एंड ट्रीट में H. pylori टेस्टिंग होती थी. और पेशेंट को अगर अलार्म फीचर्स नहीं होते थे, अगर अलार्म फीचर्स होते थे तो फिर उसमें डेफिनेटली पेशेंट की एंडोस्कोपी भी होती थी. फंक्शनल डिस्पेप्सिया और ऑर्गेनिक काजेस में पेप्टिक अल्सर, एसोफेजाइटिस, सीलिएक डिजीज, जार्डियासिस, पैंक्रियाटिक एंड बिलियरी काजेस ऑफ डिस्पेप्सिया. So prevalence, H. pylori prevalence in the population more than 20% और लेस देन 20%. लेकिन अभी जो है अब हर पेशेंट को हम टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी पे जाते हैं. जितने भी पेशेंट है जिनको अगर डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स हों और उनको अगर अलार्म फीचर्स नहीं है तो हम डायरेक्ट उनकी H. pylori टेस्टिंग करते हैं. अगर H. pylori उनका पॉजिटिव आता है तो हम उनको H. pylori की ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं. अगर नेगेटिव तो जस्ट पीपीआई 4 to 6 वीक के रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया के. अलार्म फीचर्स होंगे तो उनको हमने करना है एंडोस्कोपी के साथ इन्वेस्टिगेट करना है. अगर पेशेंट डिस्पेप्सिया है जिसको हमने या तो एम्पेरिकल थेरेपी दी है या टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी पे H. pylori की एडिकेशन भी दी है लेकिन वो फेल्ड हुआ है तो फिर फेलियर के बाद भी एंडोस्कोपी उसकी एडवाइजेबल है. ठीक है, जब ट्रीटमेंट अगर इफेक्टिव फेलियर हो गया, ट्रीटमेंट उसकी सक्सेसफुल ना हुई और सिम्टम उसके परसिस्ट करे तो देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट थ्रू एंडोस्कोपी. सो पीपीआई ट्रायल, अगर पीपीआई ट्रायल भी अब जिन पेशेंट में H. pylori एडिकेशन हम करते हैं और उसके बाद वो फेल हो जाती है तो फिर हम उसको रीट्रीट करते हैं विद अनदर ड्रग्स, अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. लेकिन अगर वो भी फेल हो जाएं तो फिर हम उसमें ईजीडी करते हैं. ईजीडी में हम कोई ऑर्गेनिक कॉज पैथोलॉजी ढूंढते हैं, अगर वो मिल जाती है उसको ट्रीट किया जाता है. अगर ना हो तो फिर इसमें एडिशनल ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें लाइक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है या प्रीगैलेब्रिन क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, वो इसमें फिर इफेक्टिव होती हैं बास पेशेंट्स में. सो एम्पेरिक ट्रीटमेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि हम बास पेशेंट को एम्पेरिक ट्रीटमेंट और दूसरे में टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटजी. लेकिन नाउ एम्पेरिक थेरेपी इज नॉट प्रेफरेबल. अब मोस्ट ऑफ पेशेंट आर ट्रीटेड विद टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटजी, H. pylori ट्रीटमेंट और उसके बाद पीपीआई. सो ये हमारा एक टॉपिक था डिस्पेप्सिया का. अब उससे रिलेटेड ही दूसरी चीज H. pylori इन्फेक्शन है विच इज द मेजर कॉज ऑफ द डिस्पेप्सिया. ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ duodenal ulcers and almost 40% ऑफ gastric ulcer are related to H. pylori infection. सो H. pylori को भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये कॉमन बैक्टीरियल प्रॉब्लम इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन द वर्ल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. और ग्राम नेगेटिव स्पाइरल शेड ऑफ ऑर्गेनिज्म है. मोस्टली ये मल्टीपल यूनिपोलर फ्लैजिला और जिसकी वजह से फ्रीली मूव करते हैं, यूरियाज प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो एरोफिलिक होते हैं. So much prevalent bacterial infection that over the 50% of world population is infected. Half of the world population is infected with H. pylori infection. जो हमारे कंट्रीज है इसमें प्रिवेलेंस 70 to 80% है. पाकिस्तान में 75% रिपोर्ट होती है जबकि यूके में या अमेरिकन कंट्रीज में ऑलमोस्ट 40% है. ओवरऑल अगर सबको हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो 50% ऑफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय H. pylori. More common is low socio-economic status because of food, water. Human are major reservoir. Risk factors में housing density आता है, crowded condition in home है, number of siblings है, sharing of bed है,
and lack of heart running water. These are the risk factors which are related to H. pylori infection. जो ट्रांसमिशन है इसकी देयर आर डिफरेंट रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन. जो मेजर रूट है वो गैस्ट्रो ओरल रूट है या फीको ओरल रूट है या ओरल रूट. दीज आर द डिफरेंट ट्रांसमिशन रूट्स. एंड देन देयर इज कंटेमिनेटेड वाटर. जो मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड वाटर है और या आइट्रोजेनिक है. समटाइम एंडोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट के साथ या दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ भी ये ट्रांसमिट हो सकता है. सो एच पाइलोरी जो है उसके साथ हमने कहा एक तो डिस्पेप्सिया के फीचर्स होंगे, लेकिन अब हमने फर्दर चीजें देखनी है कि एच पाइलोरी और कौन कौन सी कंडीशन को एराइज करता है, कौन कौन सी डिजीजेस, कौन कौन से प्रॉब्लम्स एच पाइलोरी से रिलेटेड हो सकते हैं. तो देखा जाए तो सिंपली ये गैस्ट्राइटिस करता है. एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस दोनों हो सकती हैं. गैस्ट्रिक एट्रोफी हो सकती है. गैस्ट्रिक कैंसर इससे रिलेटेड हो सकता है. ड्यूडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है. और माल्ट लिम्फोमा, माल्ट गैस्ट्रिक कैंसर के अलावा लिम्फोमा भी एच पाइलोरी से रिलेटेड हो सकता है. तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन कैन लीड ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. और इसके अलावा कुछ ये तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, इसके अलावा नॉन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ भी एच पाइलोरी की एसोसिएशन हो सकती है. जैसे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, रेनाल्ड फेनोमेना है, सेक्युलर है, आर्डियोपैथिक आर्टिकेरिया है, एक्नी, माइग्रेन, जीबी सिंड्रोम. तो इन सब के साथ भी एच पाइलोरी की एसोसिएशन होती है. सो एच पाइलोरी की टेस्टिंग हमने कौन कौन सी कंडीशन में करनी है. एक तो हमने डिस्पेप्सिया डिस्कस की और उसमें हमने ये डिस्कस किया कि डिस्पेप्सिया के सारे पेशेंट्स को एच पाइलोरी टेस्टिंग ऑफर करनी चाहिए और जो पेशेंट पॉजिटिव हो तो उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए. प्रीवियसली हम दो ट्रीटमेंट्स रिजीम्स पे दो हमारी अप्रोचेस होती थी. एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट होती थी पीपीआई की और दूसरा टेस्ट एंड ट्रीट. अब ऑलमोस्ट 100% पेशेंट को वी ऑफर टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी जिसमें डिस्पेप्सिया की पेशेंट्स को एच पाइलोरी इन्वेस्टिगेशन कंपल्सरी होती है. उसके अलावा अदर इंडिकेशंस क्या हैं. एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज, अगर पेशेंट किसी की अल्सर डायग्नोज हो गया है कि कॉम्प्लिकेशन के साथ आ गया है, ब्लीड के साथ आ गया है और उसको जब आपने वर्कअप किया तो उसमें गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर मिला तो उसमें एच पाइलोरी टेस्ट करना जरूरी है. या पेशेंट को प्रीवियसली कोई एच पेप्टिक अल्सर की हिस्ट्री रही है और वो अभी प्रेजेंट किया है तो उसमें भी एच पाइलोरी का टेस्ट करना जरूरी है. पेशेंट डायग्नोज हो गया गैस्ट्रिक माल्ट लिम्फोमा, उसके कोई भी सिम्टम्स से, ब्लीड थी, ऑब्स्ट्रक्शन थी, पेन था, उसके लिए वर्कअप किया गया, लिम्फोमा डायग्नोज हुआ तो उसमें एच पाइलोरी टेस्टिंग और इंडिकेशन जरूरी है. और इवन अर्ली स्टेजेस ऑफ माल्ट में सिर्फ एच पाइलोरी इंडिकेशन से भी पेशेंट माल्ट से रिकवरी हो जाती है. गैस्ट्रिक कैंसर में जब अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर डायग्नोज हो जाए और उसकी रिसेक्शन कर लें तो उसके बाद भी एच पाइलोरी की इंडिकेशन जरूरी होती है. और पेशेंट इज हैविंग एन इन्वेस्टिगेटेड डिस्पेप्सी जिसमें एंडोस्कोपी नहीं भी की, स्टिल वी विल गो फॉर टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी. अच्छा, वो मेजर इसकी इंडिकेशन थी एच पाइलोरी टेस्टिंग की. ये उसके अलावा कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इश्यूज, प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ एच पाइलोरी टेस्टिंग जरूरी होती है. वो उसकी मेजर इंडिकेशन थी, इनको माइनर इंडिकेशन समझ लें, लेकिन दीज आर आल्सो इंडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी टेस्टिंग. क्रॉनिक पीपीआई यूज, एक पेशेंट है जो लॉन्ग टर्म पीपीआई यूज कर रहा है और उसके बगैर जैसे उनको स्टॉप करते हैं तो सिम्टम्स उसको डिस्पेप्सी के आते हैं तो उसमें एच पाइलोरी टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी जरूर होनी चाहिए. पेशेंट है उसको आर्थराइटिस का कोई इशू है, कोई और प्रॉब्लम है जिसके लिए एनसेड उसको लॉन्ग टर्म में यूज करने जरूरी है तो उसमें पेशेंट को एच पाइलोरी टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि एनसेड और एच पाइलोरी इन्फेक्शन वर्क synergistically to result in the PPI, to result in the ulcers and gastritis. Gastric और duodenal ulcer या gastritis की major causes में दोनों हैं, लेकिन जब वो दोनों combine हो जाते हैं that can be disastrous. So इसलिए अगर पेशेंट को chronic NSAID की नीड है उस पेशेंट की जरूरी है कि आप एच पाइलोरी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करें. अनएक्सप्लेन्ड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और आईटीपी पेशेंट, तो इनमें भी आपने जब कोई और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कॉज नहीं मिले तो उस फिर एक कोरिलेशन उसकी एच पाइलोरी इन्फेक्शन के साथ भी है तो एच पाइलोरी की भी टेस्ट करके उसको ट्रीट कर दिया जाए और उससे भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की इंप्रूवमेंट हो जाती है. फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, उनकी भी एच पाइलोरी टेस्टिंग होनी चाहिए. फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट फ्रॉम ए रीजन विद हाई इंसिडेंट, तो ये लाइक पीपल हु आर विजिटिंग फ्रॉम एशिया टू यूरोप. कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं हम इसके लिए, तो इसमें नॉन एंडोस्कोपिक टेस्ट है और एंडोस्कोपिक, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं. दो टाइप के टेस्ट हैं. सेरोलॉजी करते हैं, यूरिया ब्लड टेस्ट और स्टूल एंटीजन, दीज आर द नॉन एंडोस्कोपिक टेस्ट. और एंडोस्कोपिक टेस्ट में आ जाते हैं हिस्टोलॉजी, रैपिड यूरिया टेस्ट, कल्चर और पीसीआर ऐसे. तो दीज आर द टेस्ट वी ऑफर पेशेंट को फॉर एच पाइलोरी टेस्टिंग. कॉमनली मोस्टली हम नॉन इन्वेजिव टेस्ट को प्रेफर करते हैं. सेरोलॉजी बहुत कॉमन टेस्ट है
और मोस्टली हम यहाँ पे serology से ही स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि वाइडली अवेलेबल है, इनएक्सपेंसिव है और गुड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। और डिसएडवांटेजेस पुअर पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नॉट यूजफुल आफ्टर ट्रीटमेंट। अच्छा, सेरोलॉजी जो है ये कॉमनली अवेलेबल होती है, इकोनॉमिकल होती है, पेशेंट भी प्रेफर करते हैं, लेकिन इसका इशू ये होता है कि ये हमें एक्टिव इन्फेक्शन और पास्ट इन्फेक्शन में डिफ्रेंशिएट नहीं करती। हम एक बार स्क्रीनिंग पर्पस के लिए इसको जरूर करवा देते हैं और वन टाइम हम यहाँ पे रेडिकेशन भी ऑफर करते हैं, लेकिन सेरोलॉजी पॉजिटिव होने का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि पेशेंट को एक्टिवली इन्फेक्शन है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद जब ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं तो उसके बाद भी फिर इसकी कोई अहमियत नहीं रहती, बिकॉज आफ्टर ट्रीटमेंट इट रिमेन पॉजिटिव बिकॉज एंटीबॉडीज रिपेन इन द ब्लड, सो ये पॉजिटिव रहते हैं। तो इसलिए हमें फिर अदर टेस्ट पे जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के बाद। अदरवाइज इट इज वेरी कॉमन, पॉपुलर एंड इनएक्सपेंसिव टेस्ट। यूरिया ब्रेस्ट टेस्ट, तो ये अब एक टेस्ट है जो यूरोप में तो बहुत टाइम से हो रहा था, पाकिस्तान में अभी इसकी अवेलेबिलिटी काफी टाइम से है जो बिग सिटीज में, लेकिन अब जो हमारे सिटीज हैं तो इसमें भी रिसेंटली अभी ये स्टार्ट हुए। तो ये भी एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और इस टेस्ट की जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी सेरोलॉजी से ज्यादा होती है, 95% इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी होती है। दूसरा ये क्रॉनिक और एक्यूट दोनों इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्टिव इन्फेक्शन जो मेनली जो है जो एक्टिव प्रॉब्लम है, अब जैसे सेरोलॉजी में एक्टिव इन्फेक्शन का नहीं पता लगता, तो इसमें ये एक पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन अगर है तो उसमें ये पॉजिटिव आएगा, पास्ट इन्फेक्शन में ये नेगेटिव आएगा। और इवन आफ्टर ट्रीटमेंट हम एरेडिकेशन देखने के लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट ऑफर करते हैं, तो उससे भी पेशेंट की जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें लेवल का अंदाजा हो जाता है। स्टूल एंटीजन टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, इनकी सेम सेंसिटिविटी है और स्टूल एंटीजन टेस्ट ज्यादा यहाँ पे इजिली अवेलेबल है, कॉमन है और इसकी ऑलमोस्ट वही सेंसिटिविटी है। एक्टिव इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रीटमेंट के बाद हम इसको यूज करते हैं टू लुक फॉर द एरेडिकेशन। अच्छा, रैपिड यूरियास टेस्ट, ये इन्वेजिव टेस्ट है। ये जो टेस्ट हैं आप, ये एंडोस्कोपी के जरिए होते हैं, एंडोस्कोपी के जरिए बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी पे फिर ये टेस्ट परफॉर्म होते हैं। एक तो रैपिड यूरियास टेस्ट है। अच्छा, जो टेस्ट है रैपिड यूरियास टेस्ट है और इवन स्टूल एंटीजन है या यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, तो उनकी जो नेगेटिविटी, दीज आर द नेगेटिवली अफेक्टेड बाय ब्लड इन द स्टोमिक, तो फिर इनकी वैल्यूज इफेक्ट होती हैं। रिसेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक या बिस्मथ कंटेनिंग कंपाउंड या पीपीआई, अगर वो रिसेंट यूज हो तो फिर भी ये टेस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो क्योंकि इनकी वैल्यूज अल्टर होती हैं। तो मोस्टली हम जब ये टेस्ट करवाते हैं तो उसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक्स या पीपीआई को 1 मंथ बिफोर होल्ड किया जाए। अच्छा, सबसे इफेक्टिव टेस्ट फिर हिस्टोलॉजी है। तो हिस्टोलॉजी का फायदा क्या होता है, एक तो इसमें एच पाइलोरी की हम डिफरेंट मेथड्स के साथ डायग्नोसिस हो जाती है और उसके साथ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो हमें टिश्यूज के बारे में करते हैं, गैस्ट्रिक मिकोजा के बारे में करते हैं कि वहाँ पे कोई प्री मैलिग्नेंट चेंजेस तो नहीं आई हुई है, तो वो भी एक इसका जो एडिशनल पॉइंट है। और दूसरा ये कि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, एक्सपेंसिव हो तो उसकी वजह से, और अगेन इट इज अफेक्टेड बाय पीपीआईज और एंटीबायोटिक यूज। कल्चर 100% स्पेसिफिटी होती है और बाहर पेशेंट जिनको एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी, लास्ट टाइम हम पेशेंट को 1 2 3 टाइम्स एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं लेकिन उनकी रेडिकेशन नहीं होती, उनमें कल्चर जो टेस्ट है वो 100% स्पेसिफिटी है। दूसरा, एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस को भी चेक किया जाता है इसमें, तो सेंसिटिविटी टेस्टिंग इसके साथ हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो वो पेशेंट जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता ट्रीटमेंट में, तो उनमें कल्चर टेस्ट परफॉर्म होना चाहिए। पीसीआर एसएस भी, ये भी कल्चर की तरह ही टेस्ट है, तो ये भी इन्फेक्शन को अर्ली डिटेक्शन में और एक्टिव इन्फेक्शन को डायग्नोसिस में हेल्प आउट करता है। एक्सेल सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी इससे, तो हम दो मेथड ऐसे हैं जिसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, वन इज द कल्चर एंड अदर इज पीसीआर एसए। सो हाउ विल ट्रीट एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ये तो अब सारी हमने उसकी कंडीशंस, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जो उसके से रिलेटेड होती हैं, जो उसका वर्कअप करना होता है, वो हमने डिस्कस किया। अब ट्रीट कैसे होगा, तो ट्रीटमेंट इज मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड पीपीआईज। तो यूजुअली जो रिजीम्स यूज होते हैं तो उसमें डिफरेंट रिजीम्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो अर्ली रिजीम्स है उसमें 2 एंटीबायोटिक्स और 1 पीपीआई, और ड्यूरेशन जो होता था 10 to 14 डेज का ड्यूरेशन हम पेशेंट को ऑफर करते थे। कंप्लायंस के इशू होते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक तो 2 से 3 एंटीबायोटिक यूज होती है, तो अक्सर पेशेंट पर कंप्लायंट नहीं होते।
तो एंटीबायोटिक इसमें क्लेरथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनाइडाजोल, टाइनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन एंड लियोफ्लॉक्सिन आर रेफेब्यूटिन यूज हो सकते हैं। पीपीआईज कोई भी पीपीआईज हम इसमें यूज, ओमिप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल आर इफेक्टिव, इक्वली इफेक्टिव, सारे एक जैसे इफेक्टिव इनमें। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स प्लस 1 पीपीआई। तो ट्रिपल थेरापी बहुत कॉमन थी। ट्रिपल थेरापी में क्लेरथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और पीपीआईज हम इनको ऐड करते थे। इसकी डोजेज 500 मिलीग्राम क्लेरथ्रोमाइसिन है, 1 ग्राम एमोक्सिसिलिन बीडी में, और पीपीआई 20 मिलीग्राम बीडी। लेकिन बाज एरियाज में मेक्रोलाइड रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो उनमें फिर हम अवॉइड करते हैं कि क्लेरथ्रोमाइसिन की जगह के अल्टरनेट हम कोई और एंटीबायोटिक यूज करें। बास टाइम क्लेरथ्रोमाइसिन को या इवन एमोक्सिसिलिन को भी मेट्रोनाइडाजोल के साथ रिप्लेस किया जाता है। अगर पेशेंट एलर्जिक टू पेनिसिलिन है तो उसमें एमोक्सिसिलिन की जगह हम पेशेंट को मेट्रोनाइडाजोल ऑफर कर सकते हैं। और समटाइम अगर क्लेरथ्रोमाइसिन की रेजिस्टेंस ज्यादा है एक सोसाइटी में, तो उसमें भी हम मेट्रोनाइडाजोल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो ट्रिपल थेरापी थी। फिर इसका एक रिजिम सिक्वेंशियल आता है कि उसमें फिर 2 ड्रग्स हम पहले देते हैं 5 to 7 डेज, और उसके बाद 2 ड्रग्स बाद में देते हैं। तो इससे थोड़ा सा इसका रिस्पांस और ज्यादा बेहतर मिलता है और पेशेंट की टॉलरेंस बेहतर हो जाती है। अब 3-4 ड्रग्स हम इकट्ठी दे रहे हैं और उसके बजाय पेशेंट को हम डिवाइडेड देते हैं 5 to 7 days 2 drugs and then 2 to 3 drugs अगर नेक्स्ट 7 days, तो पेशेंट जरा टॉलरेट उनको अच्छा कर लेता है। क्वाड्रेपल थेरापी में बिस्मथ बेस्ड रिजीम्स आती हैं, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट, उसको हम कंबाइन करते हैं टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनाइडाजोल और पीपीआई के साथ। तो ये इनएक्सपेंसिव है लेकिन कम्प्लेक्स है, और इसमें अगेन 2 to 3 एंटीबायोटिक्स हैं, तो थोड़ा टॉलरेंस का इशू इसके साथ भी आता है। रिस्पॉन्स रेट इसका 80 to 90% है। अच्छा, ये तो इसके हमने स्टैंडर्ड रिजीम यूज किए, डिस्कस किए। लेकिन रेस्क्यू ट्रीटमेंट क्या होती है? रेस्क्यू ट्रीटमेंट वो होती है कि पेशेंट को 2 or more than 2 टाइम्स अगर हम एंटीबायोटिक प्लस पीपीआई स्टैंडर्ड रिजीम से ट्रीट करें मोर देन 2 टाइम्स और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर उसको हम रेस्क्यू ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। रेस्क्यू रिजीम्स रेफर टू ट्रीटमेंट फॉर सब्जेक्ट्स हु फेल्ड 2 or more ट्रीटमेंट्स एंड मे कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट प्राइमरी ट्रीटमेंट्स। तो हम पहले उनको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देते हैं, अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं करता तो फिर हम उनको रेस्क्यू थेरापी दी जाती है। रेस्क्यू थेरापी में बेसिकली एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स या स्टैंडर्ड रिजीम से हट के होती हैं, अलग होती हैं। अच्छा, बास पेशेंट में अब पेशेंट जिनको रेस्क्यू ट्रीटमेंट दी जाती है तो उसमें रेफर बिटवीन बेस्ट थेरापीज है, और बास टाइम उनको हम 3 के बजाय 4 ड्रग्स के साथ भी ट्रीट किया जाता है। लाइक पेशेंट, हमने कहा कि पेशेंट को स्टैंडर्ड ट्रिपल थेरापी में क्लेरथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन थी, तो हम बास टाइम क्लेरथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनाइडाजोल और अमीडाजोल, नाइट्रोमीडाजोल को कंबाइन करते हैं, तो इसको कंकमिटेंट थेरापी कहते हैं। तो इसके साथ फर्दर रिस्पांस इंक्रीज हो जाता है। ऑलमोस्ट पहले अगर 80 to 90% रिस्पांस आता था, तो इन ड्रग्स के साथ ऑलमोस्ट 95% तक एरिडिकेशन रेट अचीव हो जाते हैं कंकमिटेंट थेरापी अगर वी कंबाइन 4 ड्रग्स। ये एक रेस्क्यू रिजीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेशेंट जो पहले 2 टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स अगर वो ट्रीटमेंट ले चुके हैं और वो उनका एच पीएलओ नेगेटिव हो, तो रेफाब्यूटिन बेस्ड ट्रिपल थेरापी हम उनको ऑफर कर सकते हैं, और इसके साथ 60 to 80% एरिडिकेशन उन पेशेंट की जो उनके साथ जो ट्रिपल और सिक्वेंशियल थेरापीज के साथ या क्वाड्रुपल थेरापी के साथ एरिडिकेशन जिनकी अचीव ना हुई, तो वो रेफाब्यूटिन बेस्ड ट्रिपल थेरापी के साथ उनमें एरिडिकेशन पॉसिबल होती है। अच्छा, अभी पहले तो क्लेरथ्रोमाइसिन बेस्ड ट्रीटमेंट यूज होती थी, तो अब लियोफ्लॉक्सिसिन बेस्ड, अब लियोफ्लॉक्सिसिन बेस्ड ट्रीटमेंट प्रीवियसली ये रेस्क्यू ट्रीटमेंट के तौर पे स्टार्ट हुई थी कि जिन पेशेंट में क्लेरथ्रोमाइसिन से एरिडिकेशन ना हो तो उसमें लियोफ्लॉक्सिसिन बेस्ड ट्रीटमेंट दें। लेकिन अब ये कि लियोफ्लॉक्सिसिन बेस्ड को हम क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में क्लेरथ्रोमाइसिन का हाई रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उसमें लियोफ्लॉक्सिसिन बेस्ड थेरापीज को हमने प्राइमरी डिजीज में भी इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। तो लियोफ्लॉक्सिसिन सब्स्टिट्यूटेड फॉर क्लेरथ्रोमाइसिन, तो क्लेरथ्रोमाइसिन की रेजिस्टेंस चूंकि हाई आ रही है, तो उसकी बजाय हमने लियोफ्लॉक्सिसिन को, तो इसके साथ रिस्पांस बढ़ जाते हैं। 90% एरिडिकेशन एच पाइलोरी की इसके साथ अचीव होती है। चॉइस ऑफ थेरापी, कौन सी ड्रग देनी चाहिए कौन से पेशेंट को, तो उसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखने होते हैं। एक तो प्रीवियस एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पेशेंट ने कौन सी ली हुई है उसको देख लेना होता है, ड्रग की अवेलेबिलिटी को देखना होता है, उसकी कॉस्ट को देखना होता है, लोकल पैटर्न ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे मैंने कहा कि क्लेरथ्रोमाइसिन की रेजिस्टेंस हमें फील हो रहा है कि पाकिस्तान में ज्यादा आ रही है, तो हम लियोफ्लॉक्सिन को प्रेफर कर रहे हैं। और currently most preferred 14-day bismuth containing and non-bismuth concomitant therapy, these are the preferred drugs.
फंक्शनल डिस्पेप्सिया की मैनेजमेंट वही है, एच पाइलोरी इरिटेशन और वो सारी चीजें, लेकिन इसके अलावा हमने कहा इसमें साइकोलॉजिकल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो उसमें रीअश्योरेंस एजुकेशन इसकी मैनेजमेंट में आ जाती है। डाइटरी इंटरवेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइडिंग लार्ज मील्स विद हाई फैट कंटेंट। स्मॉल हम कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हैं, लेकिन लार्ज मील अवॉइड करें, हाई फैट कंटेंट को अवॉइड करें, और एंग्जाइटी को ट्रीट किया जाए। एंटी डिप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इफ द पेशेंट इज हैविंग एंजाइटी और डिप्रेशन एंड आल्सो फंक्शनल डिस्पेप्सिया, तो उसमें बास टाइम वो एच पाइलोरी इरिटेशन, बीपीआईज, सब ट्रीटमेंट के बाद भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट, अगर पेशेंट इज हैविंग एंजाइटी डिप्रेशन और डिप्रेशन, लेकिन अभी ये है कि अगर पास पेशेंट को इवन एंजाइटी डिप्रेशन नहीं भी है और उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो स्टिल देयर इज रोल ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इन दिस एमाइलिन वगैरह हम उसमें ऐड करते हैं, तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है और पेशेंट उसके साथ इंप्रूव करते हैं। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी पेशेंट में इफेक्टिव होती हैं, ग्रुप सपोर्ट है, कॉग्निटिव थेरेपी, साइकोथेरेपी, हाइप्नोथेरेपी, तो दीज आर इंपॉर्टेंट इन फंक्शनल डिस्पेप्सिया मैनेजमेंट। तो ये एक लास्ट स्लाइड है जिसमें सारा कुछ समराइज कर दिया मैंने डिस्पेप्सिया के मैनेजमेंट को। तो इसमें ये कि पेशेंट डिस्पेप्सिया का उसमें एज हम देखते हैं मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज है और लेस देन 60। अब मोर देन 60 ईयर है तो उसमें फिर हाई रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी कंसिडर करते हुए, तो हम पेशेंट अगर डिस्पेप्सिया सिम्टम्स हैं तो उसमें अगर पेशेंट को कोई अलार्म फीचर्स हैं तो एंडोस्कोपी ऑफर की जाती है। और अगर पेशेंट लेस देन 60 है तो उसमें फिर एच पाइलोरी टेस्ट एंड स्ट्रेटेजी पे हम जाते हैं। एच पाइलोरी इंडिकेशन अगर पॉजिटिव है एच पाइलोरी, नेगेटिव तो पीपीआईज, पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड ना करे उसको तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और प्रोकाइनेटिक ऐड किए जाते हैं, एंड लेटर ऑन अगर उसको भी रिस्पॉन्स ना करो तो पेशेंट को साइकोथेरेपी या हेप्नोथेरेपी ऐड की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पेप्सिया एंड एच पाइलोरी infection. With this, thank you very much. Thank you very much. Very nice presentation, very descriptive and synchronized. बहुत खूबसूरत presentation। और वाकई ये आजकल डिस्पेप्सिया और इस तरह की चीज़, अच्छा हमारे ज़माने में ना एक डिस्पेप्सिया के बारे में कहा जाता था, और वो जो हमारे इलाके सराइकी इलाके में बहावलपुर में, कि अगर इंसान को बदहज़मी हो जाए ना उसको डिस्पेप्सिया कहते हैं, लेकिन आज आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड भी तो कर सर दी। वो भी मैंने कहा बहुत टाइम में इसको डिफरेंट अंदाज में डिफाइन किया गया। हाँ हाँ बेसिकली है ये बदहजमी ही है, लेकिन हाँ। हम उसको प्रॉपर क्लासिफाई और उसको डिफाइन कर दिया। ये यासिर इसहाक साहब, आप सवाल पूछना चाहते हैं जी? यासिर इरफाज। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम ऑल। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी सर। मेरी 3 to 4 क्वेश्चन है लेकिन बहुत स्मॉल से आप पूछें क्वेश्चन हैं। पूछें पूछें, सवाल पूछें। नंबर सर एक ये कि जो एंटासिड मार्केट में अवेलेबल हैं, सीरप म्यूकेन बारी बारी और पूछें, बारी बारी पूछें जी। पहला है कि गेवस्कान है, इसका क्या रोल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया? डिस्पेप्सिया और एच पेलोराई। सर टॉपिक तो बेसिकली डिस्पेप्सिया था, या दोनों में इनका क्या रोल है अच्छा एच पाइलोराई अच्छा में? देखिए, एच पाइलोरी में तो इनका कोई रोल नहीं है, और डिस्पेप्सिया में भी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है जो गाइडलाइंस में रिकमेंड होती है वो पीपीआईस हैं। अभी पहले तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी थे, लेकिन अब पीपीआईस को प्रेफर किया जाता है। बाकी सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो आपके ये ड्रग्स हैं एंटासिड्स वगैरह, तो डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन प्रॉपर जो पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि ये आपके एक्ट करेंगे, पेशेंट के सिम्टम रिजॉल्व होंगे, लेकिन प्रॉपर जो डिस्पेप्सिया के सिम्टम रिजॉल्व होना और उसको रिकरेंस ना हो, तो उसके लिए पीपीआई ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए डिस्पेप्सिया में यूज हो सकते हैं एंटासिड्स, लेकिन इनका एच पाइलोरी इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं है। अच्छा थैंक यू सवाल। सर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आजकल ना जो इरेडिकेशन थेरेपी एच पाइलोराई में उसमें ऑगमेंटन यूज करते हैं, तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं इसमें? अच्छा, मैं ये देखे बहुत सारे फिजिशियंस उसको दे रहे होते हैं, लेकिन अगमेंटिन में भी एमोक्सिसिलिन है, लेकिन आप देखें कि हम जो डोज रिकमेंड करते हैं वो 1 ग्राम है, 1 और ग्राम। अगमेंटिन जो 1 ग्राम वाली होती है उसमें प्रॉपर 1 ग्राम की एमोक्सिसिलिन नहीं होती, उसमें ऑलमोस्ट 800 मिलीग्राम है या कितना है, तो वो सब स्टैंडर्ड डोज हो जाती है। 1 ग्राम एमोक्सिसिलिन इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि सर ये मार्केट में ना या बहुत से हॉस्पिटल्स में आईवी ओमेप्राजोल बहुत लगाते हैं, तो व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ आईवी ओमेप्राजोल? अच्छा देखिए, आईवी ओमिप्रोजोल की कोई इसमें ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि उसकी कोई प्रायोरिटी हो आई ओरल ओमिप्रोजोल पे। हाँ, पेशेंट को परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है, वो पीपीआई टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उसको ब्लीड हो रही है बिकॉज ऑफ द अल्सर, तो फिर उसमें आप आईवी दे सकते हो। अदरवाइज ओरल और आईवी आर इक्वली इफेक्टिव, उसमें कोई फर्क नहीं है आईवी और या ओरल के उसमें। हाँ, पेशेंट को अगर ब्लीड है या वो है तो उसमें फिर आईवी हम उसको बल्कि कंटिन्यूस ट्रीटमेंट पर हाई डोज पीपीआई हम देते हैं, वो जिस उन पेशेंट में जिसमें अल्सर हो
और अलार्म फीचर उसके जो फिर अल्सर की भी हाई क्लास में आ रहा हो, जो फॉरेस्ट क्लास 1 है और 2A 2B है, तो उसमें फिर हम करते हैं। अदरवाइज ओरल इज इक्वली इफेक्टिव एज आईवी ट्रीटमेंट। अच्छा सर, मेरा चौथा क्वेश्चन ये कि जो कार्डियक पेशेंट हैं जो एस्पिरिन ले एक रहे हैं या मिनट। क्लोपिडोग्रिल ले रहे हैं, तो उसमें कौन सा पीपीआई हम देंगे सर? अच्छा देखिए, प्रीवियसली इट वाज कंसिडर्ड के जो लेंसोप्रोजोल है और पेंटोप्रोजोल, दीज आर द मोर सेफियर in the patient with cardiac patient who are taking loprine। लेकिन अभी ऑलमोस्ट स्टडीज ये है कि बाकी पीपीआईज भी इक्वली सेफ हैं कार्डियक पेशेंट्स में। लेकिन स्टिल एक ट्रेडिशनल जो चीज चल रही है वो पेंटोप्रोजोल लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रायोरिटी स्टडीज नहीं है। ऑलमोस्ट ओमिप्रोजोल इस और इसोप्रोजोल भी इतना ही सेफ है उन पेशेंट में जितना पेंटोप्रोजोल है। चलें सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर लियाकत जी, मुझे ये ओके। बताएं कि इतनी खूबसूरत इलाज और इतने लेटेस्ट इलाज और इतनी अद्वियात आने के बावजूद भी ये एच pylori फैल क्यों रहा है? सर देखिए, अब पाकिस्तान में मैंने कहा 75%, अब वो आप अगेन जाएंगे कि यहाँ पे क्यों ज्यादा है और यूरोप में क्यों कम है, तो आपको ये इसमें अपने सवाल में इसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो फूड के साथ है, वाटर के साथ है। तो हमारा फूड कंटेमिनेटेड है, वाटर हमें साफ नहीं मिलता। फिर दूसरा, बॉइल्ड वाटर का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, तो हम अक्सर कुएं का चश्मे का पानी यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारी, और फिर दूसरा कंटेमिनेटेड होता है मोस्टली, ठीक है, हमारी सैनिटेशन अच्छी नहीं है। तो ये ट्रांसमिशन के इसके रूट हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा अच्छी सैनिटरी कंडीशन नहीं है, और उस तो ये इस वजह से यानी इसकी हमारे यहाँ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू वेस्ट। यस यस सर। आज तो चश्मे का पानी कोई नहीं पीता, मेजॉरिटी तो मेरे ख्याल है, मैं पिछले कई सालों से मैं वो प्लास्टिक बॉटल पीता हूँ, मुझे तो नहीं वो। और इस तरह हमारे इलाके में वो नहर का पानी पिया जाता था। अगले दिन मैं देहात में गया हूँ तो वो भी फिल्टर पानी लगा रहे थे। तो मुझे सर ये बहुत बताएं ये कि क्या कोई रेजिस्टेंस तो डेवलप नहीं हो रही इनके अंदर? सर अगेन देखें तो अभी भी अब हम सर बेसिक पे हैं ऑलमोस्ट। अब ये जो बोतल का पानी या फिल्टर का पानी ये अवेलेबल है तो कितने लोगों को है? 10 to 20% होंगे मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम, वो भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ। तो बाकी लोग तो वही अनबॉइल्ड वाटर। अब हम ये फिल्टर पानी और वो तो हर बंदा अवेलेबल, हम सिर्फ एक चीज रिकमेंड करते हैं कि बॉइल्ड वाटर यूज करें, तो उसके साथ भी इसके प्रिवेलेंस काफी कम हो सकते हैं। अगेन रेजिस्टेंस की बात भी ठीक है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन स्टिल उसके लिए तो इफेक्टिव रिजीम्स अल्टरनेट हम यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ एडिकेशन हो जाती है। लेकिन स्टिल इसका प्रिवेलेंस भी उसी तरह बढ़ रहा है, और बढ़ इसी ला रहा है कि वो हमारी जो सैनिटरी कंडीशन और अगेन वाटर एंड फूड जो है वो कंटेमिनेशन, वो मेजर काज है इसकी। जी सहर, आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी जी आवाज आ ऑडिबल। रही? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और काफी चीजें क्लियर हो गई। मुझे क्वेश्चन ये है कि क्या इसके सिम्टम्स में ये भी होता है कि अगर ये अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, जैसे हमारे माशरे में अक्सर वो हर्बल रेमेडीज करते रहते हैं, कैन इट ऑल्सो लीड टू क्रॉनिक डायरिया? बिकॉज एक जैसे कुछ पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं जी यही सिम्टम्स हैं, जैसे बदहजमी है, जलन है सीने में, लेकिन फिर वो कहते हैं कि खाने के कुछ देर बाद ही हमें बाथरूम जाना पड़ता है, और ये मुसलसल 2-3 हफ्ते तक चले ये कंडीशन। तो एक मेरा सवाल ये है सर, और दूसरा मेरा सवाल ये कि ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी क्या वेरी करेगा पेशेंट टू पेशेंट, या एक सेट ड्यूरेशन है जिसमें इरेडिकेट हम रिसर्च से कह दे कि हाँ इतना करें, ट्रीटमेंट इतनी देर तक लें, ट्रिपल रेजिमेंट, तो ये हो जाता है इरेडिकेट? ये दो सवाल हैं सर, थैंक यू। अच्छा देखिए, चले आपका जो दूसरा सवाल है उसको मैं पहले आंसर करूंगा कि ड्यूरेशन जो है वो सेम है, ठीक है, वो 10 to 14 डेज हम कहते हैं। ऑल पेशेंट को 10 डेज करें, इट इज आल्सो इफेक्टिव। मैक्सिमम 14 डेज तक जा सकते हैं, तो ये रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, वो सब केसेस में यही है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि पेशेंट को डायरिया होता है, तो देखिए मैंने शुरू में बताया था कि बाज फंक्शनल डिसऑर्डर्स आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, फंक्शनल ठीक है। डिसऑर्डर की वजह से। जी, तो उसमें फंक्शनल डिस्पेप्सिया हमने डिटेल ओके। में डिस्कस किया। तो अब पेशेंट को जरूरी नहीं कि एच पाइलोरी की वजह से डायरिया हो रहा है, क्योंकि हमने एच पाइलोरी का जितना भी हम्म। डिस्पेप्सिया डिस्कस किया उसमें डायरिया नहीं है। लेकिन पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ और गेस्ट्रोंटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो पेशेंट को जी। डिस्पेप्सी होता है, साथ उसको आईबीएस चल रहा होता है। पेशेंट आप को चल रहा डिस्पेप्सी है। होता है, उसके साथ गर्ड होता हम्म। है, उसको रिफ्लक्स भी हो रहा होता है। तो ये ओवरलैप प्रॉब्लम्स में आ रहा जाते हैं। तो ये जो आप कहते हैं फूड के बाद, तो वो फिर मोस्टली आईबीएस का प्रॉब्लम होता है, और वो भी ओवरलैप ओके। कर होता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। तो दो फंक्शनल डिस्पेप्सिया और दूसरा आईपीएस और गर्ड, ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। दीज आर द फंक्शनल डिसऑर्डर्स। मुख्तलिफ डिजीजेज साथ मिल के फिर वो भी हो जाते हैं। जी जी अच्छा बिल्कुल। तो ये बेसिकली मोहम्मद सयार, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं?
थैंक यू। ओके, वेलकम। जी सयार साहब आप ओपन करें। आप अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा, हाथ तो खड़ा किया है, लेकिन इनका सवाल लिखा हुआ है कि दी एंटीबॉडी डिपेंडेंट टेस्ट मे बी पॉजिटिव आफ्टर ट्रीटमेंट। यस सर, वो तो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि देखिए एंटीबॉडीज तो वो ट्रीटमेंट के बाद भी पॉजिटिव होते हैं और वो यूजुअली लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव आता रहता है। तो एंटीबॉडीज से एक्यूट इन्फेक्शन का भी पता नहीं लगता और इरिटेशन को भी पता नहीं लगता, तो उसके बाद भी ट्रीटमेंट के बाद भी उन्होंने पॉजिटिव आना ही है। तो इसलिए हम उसके बाद इरिटेशन के बाद या तो यूरिया बेड टेस्ट करवाते हैं या फिर स्टूल एंटीजन करवाते हैं। जी आपने एक सवाल है, मेरे का समझ नहीं, व्हाट इज गैस्ट्रो ओरल रूट, दिस इज IBS। ये समझ सवाल मुझे भी नहीं आई। इसको गैस्ट्रो ओरल रूट बेसिकली देखिए वो है कि एच पाइलोरी ट्रांसमिशन कैसी होती है, तो वो जैसे हाँ टाइफाइड, जाइंटिस, हेपेटाइटिस, इन सब का गेस्ट्रो ओरल, ये जो फीको ओरल रूट होते हैं बेसिकली, तो वो ये होता है कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है, बिकॉज ऑफ वो जो उनका सेम डायरिया का भी ये रूट है। तो जो कंटेमिनेटेड हमारे जो मील्स हैं, फूड है और जो वाटर है वो कंटेमिनेशन होते हैं थ्रू द इन्फेक्टेड फीसेस और उसके जरिए फिर ये ट्रांसमिशन होती है। तो ये फीकर ओरल रूट होते हैं बेसिकली। जी डॉक्टर प्रोफेसर जमीरुल हसन नकवी साहब, आपका हाथ खड़ा हुआ और फिर डाउन हो गया। इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहतरम डॉक्टर मुलाजिम साहब, अल्लाह की ज़ात आपको सेहत सलामती अता करे। मेरा सवाल डॉक्टर लियाकत साहब से है। आपने सेकंड किया था और डॉक्टर लियाकत साहब ने कहा है जी कि ये जो चश्मे का पानी है दैट इज नॉट फिजिबल फॉर द हेल्थ, लेकिन जो साइंस ने हमें साबित किया है, और एज आई बिलोंग टू अ हिली एरिया एंड यू वर एट मुजफ्फराबाद, साइंस ने ये साबित किया है कि सबसे प्योरीफाई वाटर जो है दैट इज ये जो चश्मे और ये जो पहाड़ों से निकलता है वो पानी है। लेकिन डॉक्टर लियाकत साहब ने तो यकसर इसे रद्द कर दिया है कि ये पानी दुरुस्त नहीं इसका है। जवाब जमीरुल हसन नकवी साहब मैं देता हूं, क्योंकि मैं कश्मीर में रहा हूं, मुजफ्फराबाद में। जो ओरिजिनल पानी होता है ना वो निकल रहा होता है, वो तो ठीक होता है। जब ये रास्तों में आता है ना, उसके अंदर ये शामिल हो जाते हैं हमारी ड्रेनेज, हमारे दूसरी चीज़ें। मैं क्योंकि जहाँ रहता था वहाँ चश्मा ओरिजिनल कहीं और है और पानी कहीं और से निकल रहा है, वो रास्ते में कंटेमिनेशन हो जाता है। अदरवाइज तो चश्मे का पानी खुद डायरेक्ट आ रहा हो तो वो बेहतर है, उसमें तो कोई वो नहीं है। जी रियाकत साहब आप आई अपना। सी। जी सर, आपने ये ठीक कहा, एक तो कंटिमिनेशन हो जाती है, लेकिन उसके अलावा भी इवन चश्मे का पानी जो होता है तो उसमें ये पैरासाइट्स वगैरह जैसे DSS और ये इसके लिए फेवरेट साइट वही होती है कि उनमें ग्रो किए जाते हैं। तो अक्सर पेशेंट को अगर एच पाइलोरी ना भी हो जो चश्मे का पानी यूज कर रहे होते हैं तो उसमें JRDSS बहुत कॉमन होती है। जो अगेन मैडम ने पूछा कि वहाँ पे डायरिया और ये इशू, तो फिर उनके साथ JRDSS का ताल्लुक होता है, पेशेंट को अक्सर ब्लोटिंग, डायरिया, ये चीजें। तो ये भी अगेन इसका जो चश्मों का पानी या अनबॉइल्ड वाटर यूज होता है तो उसका कोरिलेशन बहुत ज्यादा। तो हम जो कि जो मेन एक पेशेंट जो आते हैं क्रॉनिक डायरिया के साथ, तो उसमें मुख्तलिफ काजेज में एक काज JRDSS है। JRDSS एक मैं पैरासाइट। आपको जमीरुल हसन साहब एक स्टडी दिखाऊं। 96 में हम लोग स्कर्दू गए और स्कर्दू में हमने कोई 2000 लोगों के स्टूल एग्जामिनेशन किए। ये जी अब डॉक्टर साहब। पब्लिश भी है। आप उसमें देखें कि तकरीबन 96 के अंदर JRDSS थी और कई के अंदर जो है ना वो अपना पैरासाइट थे। तो बाद में जब हिस्ट्री ली गई ना, तो हिस्ट्री में ये है कि बल्कि ये एनकाइलोस्टोमा के भी पेशेंट वहाँ में मिले कि वो जो पानी है उसके अंदर ये आई सी। पैरासाइट ये ग्रो करते हैं। ये 96 में हमने खुद स्टडी की थी। मे बी आई सी। अपना आजकल क्या हालात हैं, लेकिन कश्मीर में भी बहुत सारे चश्मे बंद इसलिए कर दिए गए हैं कि दे आर कंटेमिनेटेड। जी प्रोफेसर सलमा कुंदी, आपने कुछ सवाल पूछना है और कंक्लूड भी कर दें, आज का टाइम हाँ जाने जी, वाला। मैं पहले क्वेश्चन करूंगी फिर कंक्लूड कर दूंगी जी मुलाजम साहब। डॉक्टर लियाकत साहब, आपसे एक क्वेश्चन है। बाज लोगों में ट्रीटमेंट टू एच पाइलोरी बिल्कुल काम नहीं करता। मेरे इल्म में कुछ लोग हैं जिनको हमने 4 दफा ट्रीट किया लेकिन उनका ब्रेथ टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट अभी तक पॉजिटिव है। तो इन केसेस में क्या करें?
अच्छा मैडम, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन के एंड पे एक चीज हुई थी जो कॉमनली यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो रही, और वही इन पेशेंट में हमारे पास एंड तो किसी भी पेशेंट में जहाँ पे हम डिफरेंट एच पायलोरी के अलावा भी कोई बाकी इन्फेक्शन है लाइक यूटीआई है या कोई इन्फेक्शन है जहाँ पे ट्रीटमेंट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं कर होती, तो वहाँ पे क्या किए जाते हैं, वहाँ पे कल्चर टेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी एच पायलोरी के लिए भी जब वहाँ पे अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो 2 टाइम्स 4 टाइम्स, तो फिर उसके बाद एक तो रेस्क्यू ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्स ना जी करे तो फिर आवाज अंदर नहीं आ रही लियाकत साहब। अच्छा मैडम, मैंने बताया कि जैसे प्रेजेंटेशन में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था, मतलब उनकी फिर एंडोस्कोपी करके आप बायोप्सी लेंगे एंडोस्कोपी करके बायोप्सी, और फिर और फिर बायोप्सी कल्चर के पे लिए उन पे भेजेंगे। कल्चर और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी उनमें फिर इंपॉर्टेंट है, लाइक एनी अदर इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक सेंसिटिव, क्योंकि ये पेशेंट मोस्टली रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक को, हम डिफरेंट रिजीम यूज करते हैं और आई डिफरेंट कैन रिजीम। नॉट हियर यू, पता नहीं औरों को आवाज आ रही है या नहीं। आ रही है, आवाज आ रही है, हमें आ रही है या मैडम। वी आर लिसनिंग। जी जी मैडम, तो वो ये कि फिर उसमें एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी एंड द कल्चर ऑफ बायोप्सी, दिस हाँ। इंपॉर्टेंट टेस्ट, और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी उस पर चेक। अच्छा, ये ओके जी। एक सवाल है मैडम, अभी कंक्लूड ना करें। एक सवाल है कि मुझे थोड़ा सा वो कह रहे हैं जी, सीक्वेंशियल थेरापी है ना, जरा उसको मुख्तसर अल्फाज में दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा देखिए, हम यूजुअली 10 to 14 डेज तक ट्रिपल और क्वाड्रपल ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं, 3 or 4 ड्रग्स दे रहे होते हैं। तो अक्सर टॉलरेंस का इशू आता है, तो फिर इसमें सीक्वेंशियल थेरापी में ये कि इनिशियली 5 to 7 डेज हम 2 ड्रग्स देते हैं, एंड देन नेक्स्ट 5 to 7 डेज हम अदर 3 ड्रग्स देते हैं। पहले हम एमॉक्सिसिलिन और पीपीआई कंबाइन करते हैं 2 ड्रग्स फॉर 5 डेज और मैक्सिमम 7 डेज, और नेक्स्ट फिर 5-7 डेज में हम पीपीआई के साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन और लियोफ्लॉक्सिन प्लस नाइट्रामिडाजोल फ्लैजेल या टाइनिडाजोल वगैरह देते हैं। तो ये सिक्वेंशियल है कि 2 हम 5 डेज एक ट्रीटमेंट देते हैं, 5 डेज फिर हम नेक्स्ट दूसरी एंटीबायोटिक देते हैं। थैंक यू। शफीक साहब, कैप्टन शफीक साहब, आप सवाल पूछना चाहते हैं? पूछें सवाल। जी शफीक चौधरी साहब, आप सवाल पूछना चाहते हैं? पूछें, या लिख दें या पूछ लें। अगर मेरी आवाज आ रही है, या लिख दें या पूछ लें। माइक ओपन कर दे। अच्छा चलें, आप ऐसा है कि मुझे एक बात बताएं, लियाकत साहब के जाते हुए आप 2 मिनट में मैसेज दें इसके ऊपर, एक्सपेलर आई, और सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा ना हो। मेरे ख्याल में जी इज लियाकत नॉट साहब। रिस्पॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं। जी मैडम, लियाकत साहब, आप मैसेज करें अपने जाते हुए, मुख्तसर सा, क्या पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज यही है सर कि देखिए, एक कॉमन प्रॉब्लम है एच पायलोरी इन्फेक्शन हमारी सोसाइटी का, और उसी से रिलेटेड फिर डिस्पेप्सिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक तो ये कि डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स हो तो उनको इग्नोर ना किया जाए, प्रॉपर फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को विजिट किया जाए और उसकी एवेल्युएशन, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि पेशेंट को अलार्म फीचर्स होते हैं और वो उनको इग्नोर किया, एनीमिया होता है, उसको वोमिटिंग होती है, और उसको 1 ईयर तक 2 ईयर्स तक भी लोग इग्नोर करते हैं और अल्टीमेटली वो किसी एडवांस पैथोलॉजी के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो एक तो सिम्टम को इग्नोर नहीं करना, अर्ली उन्होंने प्रेजेंट करना है। दूसरा ये है कि एच पायलोरी के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज है हाइजीन, तो अपनी हाइजीन को इम्प्रूव करना है, वाटर इनटेक को इम्प्रूव करना है, सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है, और प्रॉपरली जो मैं रिकमेंड करूंगा लास्ट 1 सेंटेंस में कि बॉइल्ड वाटर यूज करें। अगर आपको फिल्टर वाटर या नेस्ले वाले पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, बल्कि उससे भी प्रेफरेबल ये है कि आप बॉइल्ड वाटर यूज करें। डॉक्टर शफीक फरहाम पिशावर ठीक है से जी, सवाल थैंक पूछना यू। चाहते हैं? आई गॉट द आंसर। ओके प्रोफेसर सलमा, हम आपको सुन रहे हैं। आप की आवाज़, अगर पता नहीं आप हमें नहीं सुन पा रही, आप कंक्लूड कर दें आज का सेशन। ओके जी, थैंक यू सो मच। आपको मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर। डॉक्टर साहब? ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर लियाकत खुर्शीद साहब। इट वाज सच अ वेल अंडरस्टूड लेक्चर। अल्लाह पाक हम सबको एच पायलोरी सी और उसके इर्द गिर्द इस किस्म की बलाओं से बचाए और अल्लाह सबको सेहत दे। We will upload this lecture on our different websites. और जाने से पहले जो जो लोग यहाँ मौजूद हैं, काइंडली अपना ईमेल्स दे दें ताकि हम आपको पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट दे दिया करें। अभी 10 लोग मौजूद हैं, काइंडली अपना ईमेल दे दें so that we copy that and we give you the ये 14 participation थे, 14 certificates. थे, अब 10 हो गए हैं। हम तो 14 तक गए हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो 4 को हम ट्रेस कर लेंगे। हम तो 14 के आई एम मानने गिविंग यू वाले हैं, 2 14 को minutes। ही आप देंगे। प्लीज ईमेल्स अपने यहाँ पे छोड़ दिया करें।
और जज़ाक- सर आइंदा फिर प्रेजेंटेशन से पहले हम ये अनाउंस कर देंगे। लियाकत खुर्शीद साहब, बहुत टाइम पे आपने शुरू किया और 1 घंटे के अंदर खत्म हो गया, इवन विद द क्वेश्चन आंसर सेशन, which is very rare and it is a very good habit. Allah Thank- bless you and you. all the participants. Thank you so much. Pakistan Zindabad. पाकिस्तान We are जिंदाबाद। still अल्लाह giving ताला you 5 पाकिस्तान को minutes so that you write your email जी, अस्सलाम addresses. वालेकुम। as well as Thank Pak you, Ji. Fauj Zindabad, Dr. Mulazim Saab. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank- मच। Thank you. कल इंशाल्लाह मिलेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है हमारा स्ट्रोक के ऊपर और ब्रेन हेमरेज के ऊपर। बट ओके, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। Share the topic. जी शेयर द टॉपिक इंशाल्लाह।